देखो बच्चों, यह क्लास 10 के फॉर्मूला है पीआर बोर्ड के। यह ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है और ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर फॉर्मूला से ही क्वेश्चन रहता है। खास करके ऑब्जेक्टिव में फॉर्मूला ही रहता है। देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, तो यूक्लिड विभाजन के लिए जो एल्गोरिदम पर फॉर्मूला आता है, तो उसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर मैंने जहाँ जीरो के मान जो है आर के बराबर हो, या फिर बी जो है हमेशा आर से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बी की मान। अब देखिए द्विघात बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह देखिए द्विघात बहुपद के सूत्र है। इसमें मूलों के योग यानी द्विघात बहुपद है तो इसका शून्यक, आपको द्विघात बहुपद में शून्यक 2 होगा, रैखिक बहुपद का शून्यक 1 होता है और त्रिघात बहुपद का शून्यक 3 होता है। तो इसमें द्विघात है तो शून्यक 2 होगा, एक अल्फा और एक बीटा। तो मूलों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, और मूलों के गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होगा। अब देखिए त्रिघात बहुपद, तो त्रिघात बहुपद में शून्यक 3 होगा, तो त्रिघात बहुपद के शून्यक 3 को कौन कौन हो गया, एक हो गया अल्फा, एक बीटा, एक गामा। त्रिघात बहुपद है तो शून्यक 3 होगा और द्विघात बहुपद के शून्यक 2 होगा, अल्फा और बीटा। तो त्रिघात बहुपद का जो सूत्र होता है, फॉर्मूला है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। और त्रिघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसका सूत्र होगा माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा सी बाई ए, अल्फा बीटा और गामा माइनस डी बाई ए। एग्जामिनर थोड़ा चालाकी से क्वेश्चन देता है, वो कहता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल ज्ञात करें। इसको प्रयोग करेंगे, त्रिघात बहुपद के दो शून्यांकों के गुणनफल का योगफल सी बाई ए, त्रिघात बहुपद के गुणनफल माइनस डी बाई ए होता है। अब देखिए यह सूत्र जो है याद किया भी ऑब्जेक्टिव में अक्सर रहेगा ही रहेगा, 100% चांस है कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में रहेगा। अगर आप पूरा फॉर्मूला रट लीजिएगा तो एग्जाम में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, यह हमारी पूर्ण गारंटी है। केवल फॉर्मूला रटिए ना, वहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2, अगर ऐसा कंडीशन हो तो इसके लिए आदित्य हल संगत एक दूसरे को एक बिंदु पर परिच्छेद करता है और इसमें केवल एक हल होगा। अगर a1 बटे a2 नॉट इक्वल b1 बटे b2 ऐसा कंडीशन हो तो इतना सारा इसका बात है, अधिक हल संगत एक दूसरे को केवल एक हल होता है। हम देखिए तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल अगर रहेगा तो इसको लिए बोलेंगे कि अनंत हल होगा, तीनों इक्वल के लिए अनंत हल। और यही नहीं, इसमें संगत होता है, संपाती है, आश्रित है। अगर तीनों इक्वल हो तो यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 c1 बटे c2। इसमें देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल c1 बटे c2, तो इसमें कोई हल नहीं होगा, असंगत है, एक दूसरे के समांतर है और कोई हल नहीं हो सकता है। देखिए इसको मैंने आपको द्विघात बहुपद और यूक्लिड विभाजन के बारे में बताया। यूक्लिड एल्गोरिथम की फॉर्मूला है a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर मतलब जहाँ जीरो का मान आर यानी रिमाइंडर से बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए, और यह जो बी जो है हमेशा आर से बड़ा होना चाहिए। अब देखिए द्विघात समीकरण है, तो द्विघात समीकरण के जो मेन इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस डी बटे 2 है। तो डी के मीनिंग क्या है, डी के मतलब क्या होता है, डी के मतलब डिस्क्रिमिनेट होता है, इसको विवेचक या विविधकर भी कह सकते हैं। यदि क्वेश्चन में कहेगा कि विवेचक निकाले, विविधकर निकाले तो डी निकालिएगा। यदि डी के मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक एवं असमान होगा,
डी के मान 0 के बराबर हो तो वास्तविक योग समान होगा, और डी के मान अगर 0 से छोटा हो, कहने का मतलब डी के मान माइनस पे हो तो वास्तविक मूल नहीं है, और जहां भी डी के मान 0 आ जाएगा, 0 से कम यानी माइनस में आएगा डी के मान, तो समझ जाना कि उसका मूल नहीं निकलेगा। देखो मैथ बनाते समय हमेशा ध्यान देना कि जो द्विघात समीकरण जो है उसमें 2 मूल होता है, x का मान 2 आना चाहिए, एक अल्फा एक बीटा, यानी 2 वैल्यू होना चाहिए। द्विघात समीकरण है, मूल की संख्या 2 होगा। अब जाहिर सी बात है कि समझना पड़ेगा कि d जो है ये कब निकालेंगे, तो d कहेगा क्वेश्चन में कि विवेचक और विविधकर निकालें, तब d निकालें, और अगर क्वेश्चन में कहता है कि मूल ज्ञात करें तो x के मान निकालिएगा। ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए अच्छी तरह से जूम करके वीडियो को, और पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर जूम कर लीजिएगा वीडियो को और उतार लीजिएगा। एग्जाम में पूर्ण गारंटी है कि यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा। देखिए अब नियामक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सूत्र है। सबसे पहले चतुर्थांश को समझिए, क्वाड्रेंट को। तो ये चतुर्थांश में 4 को देखिए नजर आएगा, जिसमें प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरा में माइनस माइनस और चौथा में प्लस माइनस। यह चतुर्थांश है, यानी इसको क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। और यहाँ से सवाल अक्सर एक न एक आएगा ही आएगा एग्जाम में। जैसे कि आपको एग्जाम में कैसा सवाल देगा, बोल देगा कि -4 -3 किस क्वाड्रेंट में है, तो देखिए दोनों में माइनस कौन में है, थर्ड में, तो इसको थर्ड क्वाड्रेंट कर देंगे। अगर मान लीजिए कि लिख देगा 4 -3, ये कौन सा क्वाड्रेंट में है, चौथा में है। तो ऐसे चुनने के लिए, सिलेक्ट करने के लिए आपको एग्जाम में आएगा। तो यह चतुर्थांश अच्छी तरह याद रखिएगा, इधर हमेशा प्लस होता है, इधर भी प्लस होता है ना, और इधर नीचे माइनस और इधर भी माइनस होता है। अब मूल बिंदु के निर्देशांक हमेशा 0 0 याद रखिएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0, क्यों 2 को 0 होता है, क्योंकि वो x के लिए और एक y के लिए। ठीक है, अब जानेंगे कि बीच की दूरी। तो बीच की दूरी कैसे निकलता है, तो दूसरा जो है x2 - x1 के होल स्क्वायर और y2 - y1 के होल स्क्वायर, ये भी बराबर x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से अगर दूरी कहेगा तो x² प्लस y²। अब देखिए एक विभाजन सूत्र है, तो विभाजन सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। यह अंतर विभाजन होता है, अंतर विभाजन। एक होता है वाह विभाजन, अंतर विभाजन कहेगा तो जोड़ देना, और वाह विभाजन कहेगा तो यहाँ माइनस कर देना, जैसे यहाँ और यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस। कब, जब वाह विभाजन कहेगा तो। देखिए त्रिभुज का एक फॉर्मूला है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट दिया है, x A B C 3 को कोऑर्डिनेट दिया है, 3 को आपको कोऑर्डिनेट दिया, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालना है। तो 1/2 x1 इंटू y2 - y3 प्लस x2 इंटू y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 होगा। अगर यही चीज मान लिया जाए, आपको दे दे कि संरेख के लिए, कि संरेख के लिए बताओ, तो संरेख में त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी त्रिभुज के क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो उसको क्या मानना है, संरेख मानना है। एक चीज और यहाँ ध्यान से देखिए, मान लीजिए 6 और 7 दिया, तो इसको भुज करते हैं, x के मान को हमेशा भुज करते हैं और y के मान को हमेशा कोटि करते हैं, यानी यह कोटि हो गया, दूसरा वैल्यू कोटि और पहला वैल्यू भुज, और कुछ भी लिख सकता है -9 7, तो इसमें ये हो जाएगा भुज और ये क्या है कोटि, यानी x के मान को आप कह लीजिए भुज और y के मान को कोटि करना है। अब देखिए एक बात और है, मान लिया जाए मध्य बिंदु के निर्देशांक करता है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक
कैसे निकालेंगे। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए भी हम फॉर्मूला आपको लिख दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने आ जाए तो भी एग्जाम में आता है। केंद्र के निर्देशांक भी हमने लिखा था, त्रिभुज के क्षेत्रफल बता दिया, संरेख का फॉर्मूला बता दिया। ध्यान से देखिए और वीडियो के अंदर बने रहिए, आपको कुछ और जानकारी हम देंगे। जैसे मान लिया जाए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, ए और यहाँ बी है, यहाँ मध्य बिंदु पी। तो x x1 y1 और यहाँ लिख दिया x2 और y2, ये मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है। तो इसको x1 प्लस x2 बटे 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, यह हुआ मध्य बिंदु के निर्देशांक। आगे हम आपको बताएंगे अगला वीडियो में, जिसमें वर्ग का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल, घनाभ का, वृत्त का, शंकु, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, जो भी है सारा चीज का फॉर्मूला हम अगला वीडियो में आपको